समुद्र मंथन के वक्त की दोस्तों एक बहुत ही पौराणिक कथा है जहाँ पर देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। अब इसी युद्ध के दौरान अंदर से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेके आती है और क्योंकि अमृत कलश असुरों के लिए और देवताओं के लिए दोनों के लिए चखना जरूरी था, इसी वजह से जैसे ही अमृत कलश लेके धन्वंतरी जी आई बाहर, देवताओं ने वो अमृत कलश को अपने हाथ में लिया और असुरों से बचने के लिए वो भागे और इसी भागदौड़ में 12 दिन गुजर गए। ये 12 दिन देवलोक के 12 दिन थे, ना कि आज की डेट के 12 दिन। और इसी भागदौड़ में अमृत कलश से कुछ बूंदे धरती की ओर गिरी और जहां जहां वो गिरी उन स्थानों को आज हम जानते हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज, जहां पर ये कुंभ मेला आपको देखने को मिलते हैं। प्रयागराज में जो भी कुंभ चल रहा है वो 12 कुंभों के बाद आने वाला महाकुंभ है दोस्तों। अगला महाकुंभ 144 साल के बाद आएगा और ये साल होगा 2159। तो आप खुद ही सोचिए कि आप और मैं कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं जो इस महाकुंभ को साक्षात महसूस कर सकते हैं। महाकुंभ की भव्यता का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन मानव के इतिहास में बताया जा रहा है। यहाँ पर अभी मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा में डुबकी लगाई है। इस तरह का आयोजन और इतने सारे श्रद्धालु कभी भी किसी भी देश के इतिहास में एक जगह पे एकत्रित नहीं हुए। इस भव्य महाकुंभ के लिए सरकार ने 7500 करोड़ रुपए का धन खर्च किया है अपनी राशि से और कई सारे देशों के इंक्लूडिंग जापान, अमेरिका, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि इंडिया ने इतना धन खर्च करा तो करा और इतना अच्छा आयोजन करा तो करा कैसे। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। ये ऐसा ही है जैसे एक देश में आप 5 ओलंपिक एक साथ आयोजित कर रहे हो, इतना भव्य है। इसी वजह से ये पूरे विश्व का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा बन के उठा है और कई सारे लोग पूरी दुनिया से यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रयागराज वैसे तो बहुत छोटा शहर है, लेकिन सरकार ने इसी छोटे शहर को एक बड़ा स्वरूप दे दिया है। यहाँ पर 40 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 5 लाख टेंट्स लगाए गए हैं और इन्हीं टेंट्स में आपको बाथरूम की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही गंगा नदी के ऊपर आपको 30 लोहे के टेम्परेरी ब्रिजेस भी देखने को मिलेंगे और 45 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जो नए लगाए हैं पूरे शहर को रोशनी देने के लिए, वो आपको देखने को मिलेंगे इस महाकुंभ में। और ये इतना ज्यादा भव्य है कि अगर आप रात में ही प्रयागराज को एक बार देख लो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वाकई में देवलोक में आ गए हो। इतना ज्यादा सुंदर लगता है रात में। महाकुंभ की भव्यता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 50,000 पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और साथ के साथ ही यहाँ पर 3000 रसोइये भी आपके लिए तैनात हैं, जहाँ पर आप बेहिचक होकर जाकर खाना खा सकते हैं, फ्री में टेंटों में सो भी सकते हैं और हॉस्पिटल की भी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। महाकुंभ की भव्यता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आने वाले 40 से 45 दिनों में यहाँ पर 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा में डुबकी लगाने आएंगे। मतलब जितना अमेरिका कनाडा की टोटल पॉपुलेशन नहीं है उतने तो यहाँ पे श्रद्धालु आके नाके पे चले जाएंगे। मेरे घर के पास दोस्तों यहाँ पर पार्षद के इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में आप सभी को पता है ढोल नगाड़े बजते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं। उन्हीं रैलियों में पीछे चलने के लिए लोगों को 500 रुपए दिए जाते हैं और लोग तब भी नहीं आते। लेकिन यहाँ पर बिना किसी नौते के लोग भारी संख्या में महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं है, किसी ने अलग से नौता नहीं दिया, किसी ने पैसे थोड़ी दिए हैं, लेकिन वो तब भी आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिलियनर स्टीव जॉब्स की वाइफ भी यहाँ पर आ रही है निरंजनी अखाड़े में और निरंजनी अखाड़े की तरफ से उनको कमला नाम दिया गया। ये नजारा इतना भव्य है दोस्तों कि अगले 40 से 45 दिनों में सिर्फ विदेशों से 15 लाख लोग यहाँ पर आ आप समझ सकते हैं कि इसकी मान्यता कहाँ कहाँ है। दोस्तों बात करते हैं नागा साधु की। ये आपको कुंभ के दौरान अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इससे पहले कहाँ रहते हैं और उसके बाद कहाँ विलुप्त हो जाते हैं। दोस्तों नागा का मतलब होता है पहाड़ जैसा। ये अपने शरीर से भी पहाड़ होते हैं और अपने व्यवहार में भी ये पहाड़ जैसा कड़कपन रखते हैं। तभी आपने देखा होगा कि अक्सर भी आजकल रिपोर्टरों की अच्छी खासी पिटाई हो रही है जो फालतू के सवाल उनसे पूछ रहे थे। माना जाता है कि जब शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की थी तो उस मठों की स्थापना करने के बाद उसकी रक्षा करने के लिए नागाओं की टोली बनाई थी और ये टोली आपकी हिंदू सिंध घाटी की सभ्यता से भी पुरानी। कहा यह भी जाता है कि 1748 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था तो सबसे पहले जो सामने आकर लड़े थे वो यही नागा साधु थे। इसी वजह से इनका नाम नागा है। ये हर एक वो चीज को तहस नहस कर देते हैं जो सनातनी धर्म के खिलाफ होती है। ये सनातनी धर्म के रक्षक माने जाते हैं दोस्तों। इसी वजह से इनको सिद्धि प्राप्त होती है और ये बनना भी आसान नहीं होता। वैसे तो कोई भी 18 साल से ऊपर का लड़का या लड़की दोनों ही बन सकते हैं नागा साधु, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए आपको कठोर तप करना पड़ता है और दुनिया से बिल्कुल कटना पड़ता है। इसी वजह से कुंभ से पहले भी ये विलीन होते हैं पहाड़ों में अपनी तपस्या में और जैसे ही कुंभ आता है आपके सामने आते हैं और जैसे ही कुंभ खत्म होगा ये वापस से उन्हीं विशाल पहाड़ों में किसी विलुप्त जगह पे जाके अपनी आराधना में लीन हो जाएंगे। अब मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ जो कि सरकार के द्वारा किए गए इस 75,000 करोड़ रुपए के भव्य आयोजन से नाखुश है। उनको कहना है कि
इससे बढ़िया तो हम हॉस्पिटल खोल लेते, स्कूल खोल लेते, अपने इन्फ्लेशन को कम कर लेते, अपनी जीडीपी को बढ़ा लेते। मैं समझता हूँ आपका दर्द, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7500 करोड़ के खर्चे के बदले में 25,000 करोड़ की कमाई भी होगी बेटा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। अगले आने वाले 40 से 45 दिनों में 6 लाख लोगों को रोजगार इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं बाहर से 30 से 40 करोड़ श्रद्धालु। अभी श्रद्धालु कहीं तो रुकेंगे, इनको ठहराने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, होटल्स या फिर जो छोटे छोटे होम स्टेज बनाए गए हैं, वहां पर से 40,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी सरकार। इसलिए कह रहा था मैं कि 7500 करोड़ सिर्फ ये लागत है, इससे जो जनरेट होगा वो आप सोच भी नहीं सकते कितना ज्यादा होगा। 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी सरकार खाने पीने की चीजों को बेचकर, क्योंकि बाहर से जो श्रद्धालु आएंगे वो कुछ खाएंगे भी तो। इसके साथ ही 20,000 करोड़ का रेवेन्यू दोबारा जनरेट करेगी सरकार प्रसाद और किताबें बेचकर। अयोध्या में जब हमने पिछले साल रामलला की स्थापना की थी तो उसके बाद अयोध्या का पूरा काया पलट हो गया था और आप सभी इसके साक्षी थे। और अब जो ये महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, इससे सरकार को इतना ज्यादा फायदा होगा मानो इतनी तो 3 से 4 देशों की टोटल जीडीपी भी ना हो। दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि अगर हम दुनिया भर से टूरिस्ट को अपने तरफ खींच रहे हैं और ना सिर्फ खींच रहे हैं बल्कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो उसमें हर्ज क्या है। पैसे की बात मैं और ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस महाकुंभ के पावन अवसर पर मैं इसकी पवित्रता को कोई ठेस पहुंचाऊं। अगर आप इस पावन अवसर पर जा रहे हैं महाकुंभ, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि कब निकल रहे हैं और कहां वहां पर ठहरने वाले हैं और कौन कौन से अखाड़ों में आप अपनी हाजिरी लगाएंगे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हो मां गंगा, हर हर शंभू, और चाहिए इस पवित्र पावन अवसर का लुत्फ उठाइए।